तो व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ये बात किसने कही थी, गिलफोर्ड ने, गालफोर्ड, गिलफोर्ड मतलब गालफोर्ड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या, अधिगम जो है वो लिंग, आयु, जाति एवं धर्म से अधिगम का कोई संबंध नहीं होता। अधिगम प्राप्त करने की सबसे तीव्र अवस्था कौन सी होती है, शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था कैसे होती है, क्योंकि शैशवावस्था ही ऐसी होती है जिसमें बालक सबसे ज्यादा सीखता है, ठीक। अब आगे क्या है, देखो अधिगम कैसा हो सकता है, अधिगम तो ऐसी चीज है मतलब सीखना, ये तो अच्छी चीजें भी सीखता है बच्चा और बुरी चीजें भी सीखता है। तो अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। अधिगम सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु बीमारी, थकान और संवेगात्मक स्थिति का सही न होना या मादक पदार्थ के सेवन के बाद किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन अगर दिखाई देता है तो उसे अधिगम नहीं माना जाता है, ठीक। अगला टॉपिक है अपना क्या, अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण, देखो अधिगम अंतरण या अधिगम स्थानांतरण से समझ में आ रहा है, स्थानांतरण यानी अधिगम को एक परिस्थिति में जो हमने सीखा है उसे हम किसी अन्य परिस्थिति में जो प्रयोग कर रहे हैं उसको कहते हैं क्या, अधिगम स्थानांतरण। और अधिगम स्थानांतरण का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, थॉर्नडाइक और वुडवर्थ ने दिया था। अधिगम स्थानांतरण का कॉन्सेप्ट किसने दिया, थॉर्नडाइक एवं वुडवर्थ ने दिया था, ठीक। एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान, आदत एवं कौशल का प्रयोग जब हम दूसरी परिस्थिति में करते हैं तो इसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण दो प्रकार का होता है, प्रमुख प्रकार इसके 3 होते हैं और गौण प्रकार भी इसके 3 होते हैं। ये प्रमुख 3 प्रकार का होता है और गौण भी इसके कितने प्रकार होते हैं, 3 होते हैं। अधिगम कैसा, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक अधिगम स्थानांतरण। धनात्मक अधिगम स्थानांतरण प्रमुख कितने, 3, धनात्मक अधिगम स्थानांतरण, ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण और शून्यात्मक अधिगम स्थानांतरण। गौण भी कितने होते हैं, 3, क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, ऊर्ध्व अंतरण और द्विपार्श्विक या द्विपक्षीय अंतरण, ठीक है। जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता दे तो वो क्या कहलाता है, धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। अगर पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में बाधा करे तो वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। और अगर पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में ना तो सहायता प्रदान करता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है तो वो क्या कहलाता है, शून्यात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, ठीक। जब एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग समान परिस्थिति में करते हैं तो उसे क्षैतिज अंतरण कहते हैं, और जब एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का उपयोग उससे उच्च परिस्थिति में करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उच्च अंतरण कहते हैं। तीसरा इसका क्या है, जब एक भाग का प्रशिक्षण दूसरे भाग से दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। अब इसको और अच्छे से कैसे समझेंगे, ये देखो अधिगम अंतरण, जब किसी व्यक्ति के द्वारा एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग किसी दूसरी परिस्थिति में जाकर करते हैं तो इसे हम अधिगम अंतरण कहते हैं, है ना। जैसे कोई बच्चा विद्यालय में किसी भाषा या गणित का ज्ञान को प्राप्त करता है और उसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करता है तो वो क्या हो गया, अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण। अधिगम स्थानांतरण का जो कॉन्सेप्ट था किसने दिया था, थॉर्नडाइक और वुडवर्थ ने दिया था। अधिगम अंतरण के 2 भागों में बांटा था, इसके प्रमुख 3 प्रकार थे और गौण भी 3 प्रकार थे, ठीक है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक। धनात्मक को सकारात्मक कहेंगे, ऋणात्मक को नकारात्मक कहेंगे, ठीक है। ये तो हो गया जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता दे तो वो धनात्मक अंतरण हो गया। कैसे, एक लड़की पहले से साइकिल चलाना जानती है और बाद में वो स्कूटी चलाना सीख लेती है तो वो क्या हो गया, धनात्मक, ठीक है। जैसे कोई बच्चा हिंदी जानता है तो वो संस्कृत को आसानी से लर्न कर लेगा, ठीक है। जैसे कोई बच्चा गणित जानता है तो वो भौतिकी भी वो आसानी से सीख जाएगा, ठीक। इसी तरह से क्या होता है, जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है तो इसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक अंतरण कहते हैं। कैसे, जैसे कोई व्यक्ति अंग्रेजी विषय की अच्छी जानकारी रखता है तो उसे क्या होगा, हिंदी सीखने में प्रॉब्लम होती है उसको, ठीक है। जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में न तो सहायता प्रदान करता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है तो वो शून्यात्मक अंतरण होता है। जैसे इसमें क्या होता है, एक लड़की साइकिल चलाना जानती है और अब वह कंप्यूटर सीख रही है। अब देखो साइकिल और कंप्यूटर का कोई आपस में लेन देन तो है नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, तो ना ही हेल्प हो रही है और ना ही बाधा हो रही है, ठीक। अब गौण में क्या है, जब एक परिस्थिति में हम किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उसका प्रयोग वैसी ही समान परिस्थिति में करते हैं तो इसे क्षैतिज अंतरण कहते हैं।
जब एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का उपयोग उससे उच्च परिस्थिति में जाकर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वांतरण कहते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा बाइक चलाना जानता है और वो कार भी चलाना सीख रहा है तो फिर वो क्या हो गया, बाइक छोटी चीज है, उससे ऊपर की चीज क्या है, कार, तो वो ऊर्ध्वांतरण हो गया। फिर आता है द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक में क्या होता है, देखो मानव शरीर के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष। जब दाएं हाथ का प्रशिक्षण बाएं हाथ में चला जाए और बाएं हाथ का प्रशिक्षण दाएं हाथ में चला जाए तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। द्विपार्श्विक अंतरण में किसी घटना का जो असर पड़ता है बच्चे पे वो भी किसके अंतर्गत आता है, द्विपार्श्विक में आता है। टीचर ने बच्चे को छड़ी से पिटाई की और अगले दिन जब बच्चा मैडम के हाथ में छड़ी देखता है तो वो छड़ी देखते ही रोने लगता है, चाहे टीचर उसे मारे और चाहे वो नहीं मारे, तो वो क्या हो जाता है, द्विपार्श्विक अंतरण होता है। यानी कि किसी घटना का जो प्रभाव पड़ता है बच्चे पे वो भी किसके अंतर्गत आता है, द्विपार्श्विक अंतरण के अंतर्गत आता है। फिर हम पढ़ेंगे क्या, अधिगम के वक्र एवं पठार। अधिगम के वक्र एवं पठार क्या होता है, जब सीखते हैं कोई चीज तो सीखने की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। कभी सीखने की गति बहुत तेज होती है और कभी सीखने की गति धीमी होती है और कभी कभी ऐसा होता है कि सीखने की गति बिल्कुल रुक जाती है। ठीक, तो अधिगम की जो सीखने की गति होती है इसको ग्राफ के रूप में जो प्रेजेंट किया था वो किसने किया था, गेट्स ने। किसने किया था, वक्र पठार के बारे में किसने बताया था, गेट्स ने बताया था। ठीक, अधिगम के कितने वक्र पठार होते हैं, वक्र कितने होते हैं, 4 वक्रों में बांटा था। कितने वक्र थे, 4 वक्र थे। पहला कौन सा है, सरल रेखीय वक्र, दूसरा है नतोदर वक्र, तीसरा उन्नतोदर वक्र और चौथा है असकारकीय वक्र। सरल रेखीय वक्र को समान निष्पादन वक्र भी कहते हैं और शून्य त्वरित वक्र भी कहते हैं। सरल रेखीय वक्र, सरल रेखीय एक सरल रेखा में है ना, तो इसको और क्या कहेंगे, समान निष्पादन, समान निष्पादन कहेंगे। और क्या कहेंगे, शून्य त्वरित, यानी कोई त्वरण नहीं है, ना कम ना ज्यादा, एक जैसा चल रहा है एक सीधी रेखा में, तो क्या हो गया, शून्य त्वरित वक्र हो गया। ठीक, तो ये कैसा होता है, इसमें क्या होता है, बच्चा जो है एक समान गति में ही सीखता रहता है और ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, तो इसलिए ये वक्र बहुत कम दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, सीखने की गति समय के साथ एक समान रहती है, तो ये वक्र सबसे कम दिखाई देने वाला वक्र होता है, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है जब बालक किसी सीखने की गति के हिसाब से हमेशा एक जैसी बनी रहे। ठीक, दूसरा है नतोदर वक्र। नतोदर, नतोदर मतलब देखो अगर यहाँ पे नतोदर है तो उसको तुम पॉजिटिव रखोगे, क्योंकि पहले सीखने की गति इसमें कैसी होती है, धीमी, उसके बाद में धीरे धीरे सीखने की गति कैसी हो जाती है, तेज हो जाती है। पहले सीखने की गति धीमी और बाद में तेज हो जाती है। और ये इस तरीके का वक्र जो है, जैसे शिक्षा लोगे तो पहले धीरे धीरे शिक्षा ज्ञान प्राप्त करोगे, फिर धीरे धीरे तेज होगा ज्ञान और बढ़ेगा, मतलब तो इस तरीके का वक्र जो दिखाई देता है वो किसमें दिखाई देता है, शैक्षिक क्रियाओं में सबसे ज्यादा ये वाला वक्र दिखाई देता है। और सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला वक्र भी कौन सा होता है, नतोदर वक्र। नतोदर वक्र को धनात्मक वक्र भी कहते हैं, अवतल वक्र भी कहते हैं, सकारात्मक वक्र भी कहते हैं, बढ़ता वक्र भी कहते हैं और वर्धनशील वक्र भी कहते हैं। इसमें प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है, बाद में सीखने की गति कैसी हो जाती है, तेज हो जाती है। और ये बालकों में सीखने के लिए सबसे उपयुक्त वक्र होता है, सबसे उपयुक्त वक्र। फिर दूसरा होता है, इस तीसरा है कौन सा, उन्नतोदर वक्र। अगर उन्नतोदर आ रहा है तो उसको समझ जाओ ये नेगेटिव है, ठीक है। नहीं, इसको ऋणात्मक वक्र, नकारात्मक वक्र और उत्तल वक्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पहले सीखने की गति तेज होती है और बाद में सीखने की गति धीमी हो जाती है। जैसे शारीरिक ऐसा वक्र दिखा जाता है शारीरिक क्रियाओं में, जैसे काम करने कोई इंसान जाता है तो एकदम एक्टिव होता है, तो पहले खूब सारा 1.5 जल्दी जल्दी काम करेगा, फिर धीरे धीरे जब वो थक जाता है तो उसकी क्रिया करने की क्षमता कम हो जाती है। तो नतोदर वक्र में सीखने की गति पहले कम होती है, फिर उसके बाद में तेज हो जाती है। उन्नतोदर वक्र में पहले सीखने की गति तेज होती है, धीरे धीरे करके धीमी हो जाती है। फिर आता है अगला असकारकीय वक्र। असकारकीय वक्र को सीढ़ीनुमा वक्र या फिर मिश्रित वक्र भी कहते हैं। इसमें प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है, फिर तेज होती है। पहले सीखने की गति धीमी, फिर तेज, फिर धीमी और फिर तेज होती है। तो ये क्या होता है, 2 वक्रों का मिला जुला रूप है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मिश्रित वक्र भी कहते हैं। इसमें सीढ़ी के समान बन जाता है, इसलिए सीढ़ीनुमा वक्र भी कहते हैं और इसे असकारकीय वक्र भी कहा जाता है। फिर पठार आ जाओ। अधिगम का पठार क्या होता है, जब सीखने की गति, सीखने में लगातार उन्नति नहीं होती, ना तो सीखने में कोई गति तेज हो रही ना धीमी हो रही, एकदम रुकी हुई है। कभी उन्नति अधिक होती है और कभी कम होती है। एक समय ऐसा आता है कि जब सीखने की गति में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उन्नति हो रही है और ना कमी हो रही है, एक सपाट स्थल बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, सीखने का पठार बन जाता है।
ऐसा सीखने का पठार कब बनता है? जब बालकों में प्रेरणा की कमी हो जाती है तब, जब रोचकता की कमी हो जाती है, रोचक शिक्षण की कमी हो जाए या बालकों में प्रेरणा की कमी हो जाए, अच्छे से अध्यापन न किया जाए, उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता, तब क्या बनता है? अधिगम का पठार बनता है। फिर आ जाता है अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत दो प्रकार के थे, व्यवहारवादी और गेस्टाल्टवादी। व्यवहारवादी का जनक कौन था? व्यवहारवादी का जनक है वॉटसन। व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत के जनक कौन? वॉटसन। और गेस्टाल्टवाद का जनक कौन? मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफा और लेवन। कोहलर, कोफा, लेवन। मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफा, लेवन। और व्यवहारवाद को जो मनोवैज्ञानिक है उन्हें कैसे याद रखोगे? तपस एच जी, तपस एच जी, TPS-HG। थॉर्नडाइक, पेवलोव, स्किनर, हल और गुथरी। ठीक है। और गेस्टाल्टवाद को कैसे याद करोगे? कतल जीबी, KTL-GB, कोहलर, टालमैन, लेविन, गैने और बंडूरा। इसमें कोहलर कहाँ का था? जर्मनी का। टॉलमैन कहाँ का? अमेरिका का। लेविन जर्मनी, गैने अमेरिका और बंडूरा कहाँ का था? कनाडा का था। तो ऐसे कैसे याद रखोगे? जर्मनी अमेरिका, जर्मनी अमेरिका और बंडूरा कनाडा का। ठीक है, एक जर्मनी एक अमेरिका। और जो इनने दी थी अपने अपने नियम दिए थे, जो अपने सिद्धांत दिए थे, थॉर्नडाइक और पेवलोव, स्किनर, हल और गुथरी। गुथरी ने देखो समीपता का सिद्धांत दिया था, हल ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, स्किनर उसमें थॉर्नडाइक से आ जाओ, थॉर्नडाइक ने SR थ्योरी दी थी, इसने बिल्ली पर प्रयोग किया था। पेवलोव ने ISR और CR थ्योरी दी थी। ठीक है, इसने किया था कुत्ते पर प्रयोग किया था। स्किनर ने RS थ्योरी दी थी और स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? चूहों पर किया था। ठीक। और हल ने अपना प्रयोग किस पे किया था? हल ने अपना प्रयोग किया था हल ने अपना आवश्यकता का प्रयोग बताया था। ठीक। और गुथरी ने खरगोश पे प्रयोग किया था और बिल्ली पर भी प्रयोग किया, लेकिन इसने हरटांग के साथ मिलकर के किया था वो। ठीक है। अब देखो थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत का नाम, थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम क्या है? संबंधवाद का सिद्धांत। थॉर्नडाइक कौन थे? एक पशु वैज्ञानिक भी कहा गया है। थॉर्नडाइक पशुओं से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए इन्हें पशु वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक। थॉर्नडाइक के अनुसार क्या है? जब किसी प्राणी के समक्ष कोई उद्दीपक रखा जाता है तो वह उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। अगर प्रतिक्रिया का परिणाम सही है एवं संतोषजनक है तो उसका संबंध उद्दीपक से जुड़ जाता है, जिसे SR बॉन्ड कहते हैं। इन्होंने जो बॉन्ड बताया था, जो संबंध बताया था, उसे क्या कहा था? SR बॉन्ड कहा था। ठीक है, SR बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। लेकिन परिणाम संतोषजनक ना होने पर संबंध टूट जाता है। ये सिद्धांत किस पर? ट्रायल एंड एरर करो, और अगर उसमें मतलब अभ्यास करते रहो, अभ्यास करने पर बल देता है और करके सीखने पर बल देता है। ठीक। थॉर्नडाइक ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सीखने के नियम दिए। सीखने के नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने। टोटल कितने दिए थे? 8 दिए थे, जिनमें से 3 प्रमुख थे और 5 गौण नियम थे। ठीक है, अधिगम के सीखने के नियम, अधिगम के नियम या फिर सीखने के नियम। तो फिर आगे देखो, यानी जो थॉर्नडाइक ने बताया था, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। ठीक। इन्होंने क्या कहा? पहले उद्दीपक देंगे हम, उसके बाद में वो प्रतिक्रिया करेगा। तो पहले इन्होंने बिल्ली को मांस का टुकड़ा दिया, उस पे फिर बिल्ली उछल कूद करती है, उछल कूद करके उसका पैर लीवर पे पड़ जाता है और लीवर खुल जाता है, तो बिल्ली और उस मांस के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। ठीक। तो इन्होंने क्या कहा? ये तो उन दोनों के बीच में क्या हो गया? संबंध बन गया। तो इनका सिद्धांत का नाम क्या पड़ा? संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है। तो इन्होंने इनके जो सिद्धांत को और कई नामों से भी जाना जाता है। क्या क्या नाम है? देखो, संबंधवाद का सिद्धांत, संबंध बन गया है तो मतलब बंधन जुड़ गया है। ठीक है, तो बंधन का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी कि SR थ्योरी भी कहते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स को हिंदी में क्या कहेंगे? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहेंगे। ट्राई कर रहा है, बिल्ली कूदती है, ट्राई करती है और कभी उसका पैर पड़ता, कभी नहीं पड़ता, त्रुटि भी होती है, तो इसको ट्रायल एंड एरर भी कहते हैं, एरर का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयत्न करता है और फिर बाद में भूल भी जाता है, तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। बार बार इसमें अपनी एक्टिविटी करती है बिल्ली, तो इसलिए इसको आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक। चयन का सिद्धांत भी कहते हैं, सुख और दुख का सिद्धांत भी कहते हैं। तो कौन कौन से नाम हो गए? संबंधवाद का सिद्धांत, बंधन का सिद्धांत, SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत, सुख और दुख का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत,
संयोजनवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद, आवृत्ति का सिद्धांत, इसमें बिल्ली बार बार एक्टिविटी कर रही है, मतलब आवृत्ति का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांत इन्होंने जो बनाया था वो कैसे बालकों पे उपयुक्त था, मंदबुद्धि बालक और छोटे बच्चों के लिए ये ज्यादा उपयोगी था ये सिद्धांत। इसमें चालक का काम किसने किया, भूख ने किया। लक्ष्य क्या था, मछली का टुकड़ा। इसमें अवरोध क्या बन रहा था, पिंजरा। और जो अनियमित क्रियाएं हो रही थी वो क्या थी, बिल्ली की उछल कूद, ठीक है। और संयोगता क्या हुई, लीवर पे बिल्ली का पैर पड़ना, ये एक संयोग था। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियमों को 2 भागों में बांटा। कौन कौन से सीखने के नियम किसने दिए, थॉर्नडाइक ने दिए। कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। प्रमुख नियम दिए और गौड़ नियम दिए। प्रमुख नियम कितने दिए, 3 दिए। और गौड़ नियम कितने दिए, 5 दिए। 3 नियम कौन कौन से थे, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। गौड़ नियम कौन कौन से थे, बहु अनुक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण को सादृश्यता भी कहते हैं, फिर साहचर्य का नियम, फिर आ जाता है मनोवृत्ति का नियम, अगला आ जाता है आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। देखो बहु अनुक्रिया मतलब पढ़ाई हुई चीज को एक से अधिक बार रिवाइज करना, तो बहु अनुक्रिया, बहुत बार अनुक्रिया करी, ठीक है। फिर उसके बाद में आत्मीकरण क्या होता है, आत्मीकरण क्या हुआ है, नई समस्या को पुरानी समस्या से जोड़ करके, मतलब एक समस्या को दूसरी समस्या से जोड़ दिया, तो वो क्या हो गया, आत्मीकरण। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ करके पढ़ाना क्या हो गया, आत्मीकरण करना हो गया। साहचर्य क्या होता है, 2 परिस्थितियों को आपस में जोड़ देना क्या कहलाता है, साहचर्य कहलाता है। मनोवृत्ति मतलब जैसा बालक नजरिया बना लेगा वैसी उसकी मनोवृत्ति हो जाएगी, अपना दृष्टिकोण वो बना लेगा और उसी हिसाब से उसकी सीखने की स्पीड होगी। अगर वो दृष्टिकोण बना लेगा, सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा तो उसकी सीखने की स्पीड अच्छी होगी, नकारात्मक कर लेगा तो सीखने की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक। आंशिक क्रिया का नियम का मतलब क्या है, पाठ को खंडों में कर करके पढ़ाना चाहिए, तो वो हो गया आंशिक क्रिया का नियम। तो इसको कैसे याद रखोगे, एक बार एक घर में कौन आई, बहू आई, ठीक। तो बहू से आने से हो गया क्या, बहु अनुक्रिया का नियम। उस पर क्या हुआ, आत्मा चढ़ गई, आत्मा चढ़ने से क्या हुआ, आत्मीकरण का नियम। क्या है इसकी ट्रिक है, एक घर में एक बहू आई, बहू से हो गया बहु अनुक्रिया का सिद्धांत। उस पर आत्मा चढ़ गई, आत्मा से हो गया आत्मीकरण का सिद्धांत। तो उसको ये चीज सबसे पहले, बहू से सबसे पहले कौन सास ही तो मिलती है, तो ये चीज सबसे पहले किसको पता चली, सास को। सास से क्या हो गया, साहचर्य का सिद्धांत। सास ने एक कहाँ गई, फिर बाबा के पास गई, बाबा ने कहा उसके मन में भूत है, बाबा ने बताया उसके मन में भूत है, तो मन से क्या हो गया, मनोवृत्ति का सिद्धांत। और उसने कहा कि इसे आंशिक तौर पर खाना दो, तो आंशिक क्रिया का सिद्धांत हो गया। ये कौन सा सिद्धांत हो गया, आंशिक क्रिया का सिद्धांत। तो कौन कौन से हो गए, बहु से बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, आत्मा से आत्मीकरण का सिद्धांत, सास से साहचर्य का सिद्धांत, मन से मनोवृत्ति का सिद्धांत, और आंशिक तौर पे खाना से हो गया आंशिक क्रिया का सिद्धांत। अब अगला आ जाता है पेवलोव का सिद्धांत। पेवलोव ने कौन सा दिया था, क्लासिक अनुबंधन का सिद्धांत। क्लासिक अनुबंधन या फिर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, पेवलोव ने, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे, पेवलोव का कौन सा सिद्धांत है, क्लासिक अनुबंधन या फिर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अब इसमें देखो पेवलोव ने क्या बताया था, पहले तो देखो पेवलोव कहाँ का है, अमेरिका का था, ठीक है। और पेवलोव का पूरा नाम क्या था, पेवलोव कहाँ के थे, पेवलोव मनोवैज्ञानिक जो थे वो अमेरिका के थे। इसमें ना कंफ्यूजन है, मैं बताऊंगी इसे बाद में, ठीक है। इधर देखो पेवलोव को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1904 में मिला था। कब मिला था, 1904 में, ठीक। अब इसे कैसे याद रखोगे, पेवलोव का जो पा है ना वो 4 की जैसे दिखता है, तो क्या वो होगा, 1904 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। इनका पूरा नाम क्या है, इवान पेट्रोविच पेवलोव, ठीक। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, जनरल साइकोलॉजी। पेवलोव की पुस्तक का नाम क्या था, जनरल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में देखो, अब इसे कैसे याद रखोगी, साइकोलॉजी का पी स्टार्ट हो रहा है, पी से, साइकोलॉजी का पी से स्टार्ट होती है, और पेवलोव की स्पेलिंग भी पी से स्टार्ट होती है, तो दोनों मैच कर जाएंगे, पी और पी। पेवलोव की पुस्तक का नाम क्या हो गया, जनरल साइकोलॉजी, ठीक। क्लासिक, और इसी पुस्तक में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, क्लासिक अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक। पेवलोव ही एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो कि डॉक्टर भी थे। एक अकेला ऐसा मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर भी था वो कौन है, पेवलोव है, ठीक। पेवलोव ने क्या कहा था,
स्वाभाविक उद्दीपक जब हम, इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था, कुत्ते पे किया था। ठीक, इन्होंने क्या बताया था कि जब हम डॉग को क्या किया था, इन्होंने डॉग को लिया, डॉग को पहले खाना दिखाया और तो फिर कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, खाना दिखाने के साथ साथ घंटी भी बजाई तो भी कुत्ते के मुंह में लार आ गई। फिर एक टाइम ऐसा आया कि उसको केवल घंटी बजाने पर ही कुत्ते के मुंह में क्या आ जाती थी, लार आ जाती थी। यानी कि पहले इन्होंने स्वाभाविक उद्दीपक दिया तो कुत्ते ने क्या करी, स्वाभाविक अनुक्रिया करी, UCS, और तो उससे स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हुई, लार निकली, UCR। फिर उसमें स्वाभाविक उद्दीपक CS, घंटी बजाई और उससे स्वाभाविक उद्दीपक दी, अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन दिया, UCS। तो क्या हुआ, स्वाभाविक अनुक्रिया हुई।